दोस्तों लास्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे साथी यहाँ पे एग हेड आइलैंड में पहुंच चुके हैं और यहाँ आके हमारे साथी दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं, जहाँ लूफी के साथ चॉपर, बोनी और जिनबे हैं जो कि एग हेड आइलैंड में एक पुलिस पैसाफिस्टर से बच रहे होते हैं। वहीं हमारा दूसरा ग्रुप लिलिथ के साथ एग हेड आइलैंड के लेवो फेस में जाके पहुंच जाता है, जहाँ उनका सामना जिनबे के क्लोन सेराफिन से होता है जो उनके ऊपर अटैक करने लगता है। तो जब यहाँ पे एश शार्क हमारे साथियों पे अटैक करता है तो खुद को डिफेंड करने के लिए ये सभी लोग भी उस पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो सेराफीम होता है ये लेजर बीम के साथ साथ जिनबे के फिशमैन कराटे और सैनी और पिंक के डेविल फ्रूट सुई सुई नो मी की पावर्स को भी यूज कर सकता था। इस वजह से हमारे साथियों को इससे फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। खैर दोस्तों थोड़ी देर बाद वहाँ पे शाका आता है और वो उस सेराफीम को वहीं पे स्टॉप होने की कमांड देता है और हमारे सारे साथियों के शूज को वहीं ग्राउंड से फ्रीज कर देता है। और हमको पता चलता है कि ये सब कुछ लिलिथ, एडिसन और पाइथागोरस जान के करवा रहे थे ताकि वो लोग इस सेराफीम की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को नाप सकें। जिसके बाद दोस्तों शाका यहाँ सभी स्ट्रॉ हेड से एक सवाल पूछता है कि क्या उनको ये आइलैंड सच में फ्यूचर का लगता है, जिसके जवाब में फ्रैंकी बोलता है हाँ भाई यहाँ की टेक्नोलॉजी देख के तो ये तो फ्यूचर का ही लगता है। लेकिन शाका सबको बताता है कि तुम जो भी फ्यूचरिस्टिक चीजें इस आइलैंड में देख रहे हो वो सब कुछ पास्ट के एक आइलैंड को देख के बनाई गई है और पास्ट में यानी कि 900 साल पहले एक आइलैंड था जो कि इससे भी ज्यादा एडवांस था। और जब ये सब बातें हो रही थी लूफी को भाई कबाड़ में एक काफी बड़ा रोबोट मिलता है और भाई यहाँ हमारे बाकी के स्ट्रॉ हेड्स शॉक में आ जाते हैं बात सुन के। लेकिन रॉबिन शाका से पूछती है कि तुम कहीं वॉइड सेंचुरी की बात तो नहीं कर रहे हो। दोस्तों फिर शाका सभी को बताता है कि ओहारा के स्कॉलर्स उस एंशिएंट किंगडम और वॉइड सेंचुरी की एग्जिस्टेंस को पता लगाने के काफी नजदीक आ गए थे। वो ये भी बताता है कि आज से 800 से 900 साल पहले दुनिया के सभी 20 बड़े नेशंस ने मिलके उस एंशिएंट किंगडम को हरा दिया, जिसके बाद उन सभी ने मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म किया और किसी को भी उस एंशिएंट किंगडम और इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता ना चले, इसलिए उन्होंने इतिहास के पन्नों से ये सारी चीजें हमेशा के लिए मिटा दी। और सांजी के पूछने पे शाका उसको बताता है कि जो कोई भी वॉइड सेंचुरी के सीक्रेट्स को पता लगा लेता है वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको इस दुनिया से एलिमिनेट कर देती है। और यही वजह थी कि ओहारा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि वो लोग वॉइड सेंचुरी के सीक्रेट्स को पता लगाने के काफी नजदीक आ गए थे। शाका की इतनी सारी बातें सुनने के बाद रॉबिन उससे पूछती है कि भैया आपको इतना सब कुछ आखिर पता कैसे है, जिसके जवाब में शाका उसको सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलता है द विल ऑफ ओहारा लिव्स ऑन। शाका बताता है कि ओहारा के ग्रेट साइंटिस्ट क्लोवर उसके काफी अच्छे दोस्त थे जिन्होंने जिंदगी भर वॉइड सेंचुरी के सीक्रेट्स को जानने की कोशिश की। इसके चलते उनको कई बार गवर्नमेंट ने अरेस्ट भी किया। और जब वेगापंक यहाँ पे ओहारा में श्रद्धांजलि देने के लिए गया था तो उसने वहाँ पे एक झील के अंदर काफी सारी किताबें और रिसर्च पेपर पाई जिनको ओहारा के लोगों ने अपने आखिरी समय में अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझ के प्रोटेक्ट किया ताकि वो इस सारी नॉलेज को आगे आने वाली जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट करके रख सकें। और इसी के साथ ओहारा मर के भी अमर रहा। फिर यहाँ पे रॉबिन शाका से पूछती है कि भाई ये जो सारी बुक्स और रिसर्च पेपर थे ये इस वक्त कहाँ पर हैं? तो शाका उसको बताता है कि जायंट्स ने उन सारी बुक्स को एल्वाफ की लाइब्रेरी में संभाल के रखा हुआ है जहाँ पे उनकी देखभाल साउल कर रहा है। और जब रॉबिन को ये पता चलता है कि साउल इस वक्त जिंदा है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लूफी के ग्रुप के पास चले तो भाई लूफी यहाँ पे चॉपर के साथ मिलके उस एंशिएंट रोबोट को डिफरेंट कमांड्स दे के ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। लेकिन फिर कुछ देर बाद अचानक से उस रोबोट के पीछे से काफी जोर की आवाज आती है। पास जाके जब वो लोग देखते हैं तो उस रोबोट के नीचे एक आदमी फंसा होता है और लूफी उस आदमी को निकालता है तो वो आदमी लूफी और बोनी को यहाँ पे पहचान लेता है कि वो ड्रैगन और कुमा के बच्चे हैं। और हमको पता चलता है कि ये आदमी ही दरअसल असली वेगापंक है। हमको यहाँ ये भी पता चलता है कि जब वेगापंक यहाँ ओहारा में श्रद्धांजलि देने के लिए गया था तो वहाँ उसकी मुलाकात लूफी के पिता ड्रैगन से भी होती है जो कि उस समय एक नॉर्मल फ्रीडम फाइटर के तौर पे काम कर रहा था। लेकिन ओहारा के इंसिडेंट को देखने के बाद उसने यहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाने का फैसला किया। अब पहले तो यहाँ पे वेगापंक को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है, बट उस साल के एंड तक ड्रैगन यहाँ पे कुमा और इवांकोव के साथ मिलकर रेवोल्यूशनरी आर्मी को खड़ा कर लेता है। शाका ये भी बताता है कि उन सारी रिसर्च पेपर्स और बुक्स को पढ़ने के लिए वो खुद एल्वाफ में गया था और इस वक्त उन सारी बुक्स की नॉलेज उसने अपने दिमाग के अंदर कैद कर ली है। अब दोस्तों जब रॉबिन को ये सब चीजें पता चलती हैं तो रॉबिन खुशी के मारे रोने लगती है, जिसके बाद शाका उन सभी को अनफ्रीज करके अपने साथ
मॉनिटर रूम में लेके जाता है जहाँ वो लूफी को देखते हैं। तो बोनी जो कि वेगापंक से किसी वजह से गुस्सा थी वो उससे पूछती है कि आपके आखिर इतने बड़े सर का हुआ क्या, जिसके बाद वेगापंक बताता है कि देखो जीनियस तो मैं हूँ लेकिन मैंने यहाँ पे वही नोमी 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 नाम का एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट खाया हुआ है, जिसकी वजह से वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर कैद करके रख सकता है। लेकिन जितनी ज्यादा नॉलेज वो गेन करता है उसका दिमाग उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाता है और एक टाइम पे उसका दिमाग काफी बड़ा हो चुका था, इसलिए उसने अपने दिमाग को काट के पंक रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया और इस वक्त जो उसके सर पे एप्पल जैसा एंटीना मौजूद है उसकी मदद से वो पंक रिकॉर्ड्स की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी सारी सैटेलाइट्स के बारे में भी बताता है कि उसकी जो सैटेलाइट्स हैं वो उसकी ही एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है जिनको उसने अपने काम को डिवाइड करने के लिए बनाया था और इसकी वजह से उसका काम करने की एफिशिएंसी 6 टाइम्स तक बढ़ चुकी है और इन सारी सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन और नॉलेज डेली पंक रिकॉर्ड्स में अपडेट होती रहती है। वेगापंक बताता है कि भाई उसका सपना है कि वो इस सारी नॉलेज को दुनिया के सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता है, एक पब्लिक कॉमन लाइब्रेरी की तरह। दोस्तों जिनवे यहाँ पे वेगापंक की बात से सहमत नहीं होता और वो उसको बताता है कि अगर दुनिया में सभी लोग एक ही आइडियोलॉजी को शेयर करेंगे तो उससे काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मच सकता है। लेकिन फिर भाई यहाँ पे अचानक से बोनी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और एक सेबर बीम को उठा के वेगापंक को बोलती है कि जल्दी से मेरे पिता कुमा को पहले जैसा कर दो। जिसके बाद वेगापंक उसको बोलता है कि बोनी जो तुमने उठाया है वो एक डिफेक्टिव पीस है और अभी के अभी उस सेवर बीम को बंद कर दो, क्योंकि भाई इस डिफेक्टिव सेवर बीम की वजह से वहाँ पे काफी सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिससे डर के बोनी वहीं पे बेहोश हो जाती है। और वेगापंक यहाँ लूफी से वानो के इंसिडेंट के बारे में पूछता है और उसको बोलता है कि वहाँ पे जो एक और ड्रैगन था वो आखिर कैसा दिखता था। लूफी समझ आता है कि वो यहाँ मोमोनोस्के की बात कर रहा है, तो वो बताता है कि वो पूरा का पूरा काइडो का क्लोन था बट उसका कलर सिर्फ यहाँ पे पिंक था। अब ये सुन के यहाँ पे वेगापंक काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि वेगापंक भाई बिल्कुल परफेक्ट चीजों पे ही विश्वास रखता था और जब उसको ये पता चलता है कि भाई वो काइडो के फ्रूट को बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन करने में अनसक्सेसफुल रहा तो उसको काफी निराशा होती है। खैर लूफी यहाँ पे वेगापंक से उस विशाल जायंट आयरन रोबोट के बारे में पूछता है, जिसके बाद वेगापंक यहाँ सभी को बताता है कि ये रोबोट आज से 900 साल पहले बनाया गया था और आज से 200 साल पहले इसने यहाँ रेड लाइन क्रॉस करके मैरिजोआ में अटैक किया था, जहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने के पहले ही ये अपने आप बंद हो चुका। जिसके बाद गवर्नमेंट तो इसको तबाह करने का फैसला ली थी, लेकिन दुनिया भर के सभी साइंटिस्ट ने इसको एग हेड आइलैंड में ला के छिपा दिया ताकि वो इसको और ज्यादा स्टडी कर सके। बोनी की हालत देख के वेगापंक काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो उसको कुछ देने के लिए बात करता है। साथ ही साथ वो लूफी से ये रिक्वेस्ट भी करता है कि वो उसको एग हेड आइलैंड से सुरक्षित बाहर निकाल के ले जाए। हम ये भी देखते हैं कि CP0 के एजेंट यहाँ पे एग हेड आइलैंड पहुंच चुके हैं और उनका सामना यहाँ पे वेगापंक के बनाए हुए सी रोबोट से होता है। दोस्तों लेवो फेस के अंदर जहाँ पे शाका हमारे साथियों को मॉनिटर में लूफी को वेगापंक से बात करते हुए दिखा रहा था, वहाँ पे फ्रैंकी की नजर उस एंशिएंट रोबोट में जाती है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए शाका सभी को बताता है कि उसका जो वेगा फोर्स 1 रोबोट है वो इसी एंशिएंट रोबोट के ऊपर आधारित है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस एंशिएंट रोबोट की एनर्जी सोर्स को रेप्लिकेट नहीं कर पाया। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि CP0 यहाँ पे एग हेड आइलैंड पहुंच चुकी है और इस चीज की खबर पाइथागोरस सभी सैटेलाइट्स को देता है। अब इस सिचुएशन को देख के लिलिथ यहाँ सभी को बोलती है कि उनको स्ट्रॉ हेड्स को CP0 के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन चाका सभी को यहाँ बताता है कि CP0 यहाँ पे एसबियर सेराफीम को ड्रॉप करने आई है, तो उनको हम कहेंगे कि भैया उसको डॉक पे ही छोड़ के चले जाओ। लेकिन इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो वो बाकी सभी को बैटल के लिए प्रिपेयर होने के लिए भी बोल देता है। साथ ही साथ दोस्तों हम दूसरी तरफ कामाबाका किंगडम में देखते हैं कि कुमा जिसकी रिपेयरिंग चल रही होती है, क्योंकि भाई वो तो साइबोर बन गया था, तो ये अचानक से खड़े होकर दौड़ने लगता है और भाई अपने डेविल फ्रूट की पावर से कामाबाका किंगडम से गायब हो जाता है। वापस से एग हेड में आए तो लूफी यहाँ पे वेगापंक से पूछता है कि भाई साहब आपको आखिर एग हेड आइलैंड से जाना ही क्यों है। तो वेगापंक सभी को बताता है कि भाई एनर्जी हर जगह है और उस एनर्जी को हमको यूज करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम लोग उसको लंबे समय तक यूज कर सकें। बट भाई इसको साइंटिफिकली करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती, इसलिए उसने एंशिएंट फ्यूल को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, जो कि उस एंशिएंट रोबोट का एनर्जी सोर्स भी था। बट जब वो इस एंशिएंट फ्यूल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो उसने डॉक्टर क्लोवर की वॉइड सेंचुरी की रिसर्च को कंटिन्यू किया, जिससे उसको वॉइड सेंचुरी के बारे में काफी सारी चीजें पता लग गई जो कि उसको पता नहीं चलनी चाहिए थी।
इस वजह से गवर्नमेंट को ये लगा कि इस बुड्ढे को अब भाई जरूरत से ज्यादा चीजें पता चल चुकी हैं, इसलिए उन्होंने वेगापंक को एलिमिनेट करने के लिए CP0 को एगहेड आइलैंड भेजा है। और इसीलिए वो लूफी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको अपने साथ इस आइलैंड से बचा के ले जाए। तभी वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है और हम देखते हैं कि CP0 के सभी सदस्य यहाँ पे एगहेड आइलैंड के अंदर आ चुके हैं। यहीं पे दोस्तों लूफी वेगापंक को अपने साथ एगहेड आइलैंड से बाहर ले जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद बोनी को लेवोफिस के अंदर लाने के लिए बोलता है, जहाँ पे वो लोग वापस से रीग्रुप होंगे और इतना कह के वो वहाँ से गायब हो जाता है। दोस्तों दूसरी तरफ जो काकू होता है वो एगहेड के जायंट क्रिएचर्स को देख के उन पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन भाई स्टर्सी यहाँ पे बताती है कि उन पे अटैक करना फिजूल है क्योंकि वो सारे सिर्फ और सिर्फ एक होलोग्राम है। जिसके बाद स्काई वॉक का यूज करके काकू लेवोफेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे स्टर्सी लूची को बताती है कि लेवोफेस के चारों तरफ एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसको फ्रंटियर डोम कहते हैं, और जो कोई भी बिना परमिशन के उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है उस पे लेजर बीम से हमला हो जाता है। तो भाई काकू यहाँ पे उस हमले की चपेट में आ जाता है। अब भाई स्टर्सी यहाँ पे पहले भी एगहेड आइलैंड आ चुकी थी और ये सारी बातें उसने पहले यहाँ पे काकू और लूची को नहीं बताई, तो काकू यहाँ पे सारा गुस्सा स्टर्सी के ऊपर निकालने लगता है। CP0 को एगहेड आइलैंड में देख के साका सभी लोगों को वहाँ से तुरंत इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एटलस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि CP0 यहाँ आके तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन शाका एटलस को ऑर्डर देता है कि कुछ भी हो जाए उनसे फाइट मत करना, लेकिन एटलस तो काफी गुस्सा में आ जाती है। लेकिन फिर भाई रॉब लूची अपने लेवेट फॉर्म में आ जाता है और वो एक ही हमले में यहाँ एटलस को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जिनबे, लूफी और चॉपर बोनी को लेके वहां से जा रहे थे, तभी उनकी नजर यहाँ पे CP0 पे पड़ती है और लूफी और लूची एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लूफी की नजर यहाँ पे घायल पड़ी एटलस पे भी जाती है और जहाँ उसने वानो में सिर्फ एक राइस बीन सूप के बोल के लिए पूरे वानो में लड़ाई छेड़ दी थी, तो यहाँ पे एटलस ने तो उसको काफी सारी चीजें खाने को दी थी। तो बस भाई लूफी यहाँ पे चॉपर और जिनबे को बोनी और एटलस को सुरक्षित जगह लेके जाने के लिए बोलता है और यहाँ पे लूची को सबक सिखाने के लिए रुक जाता है। यहाँ पे दोस्तों बाकी के CP0 एजेंट रॉब लूची को ये बोलते हैं कि तुम ऐसे ही लूफी से नहीं लड़ सकते क्योंकि वो अब एक एम्परर बन चुका है और बिना नेवी की परमिशन से हम किसी भी एम्परर से फाइट में एंगेज नहीं हो सकते। लेकिन लूची यहाँ पे उनको बताता है कि वो लूफी को एक एम्परर नहीं मानता। वहीं मरीन हेडक्वार्टर में जब ये बात साकाजुकी को पता चलती है कि स्ट्रॉ हेड्स यहाँ पे वेगापंक का एगहेड आइलैंड में साथ दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जब उसको ये पता चलता है कि किजारू भी इस वक्त एगहेड आइलैंड की तरफ जा रहा है, तो वो CP0 के एजेंट्स को जब तक बैकअप नहीं आता है तब तक किसी भी तरह की फाइट में एंगेज होने से मना करता है। लूफी और लूची दोनों ही अपनी अपनी एंड से एक दूसरे के ऊपर काफी जोरदार अटैक कर रहे थे, लेकिन फिर लूची यहाँ पे फाइट में सीरियस होके लूफी से बोलता है कि चल अपने वांटेड पोस्टर वाले फॉर्म में आ जा। फिर दोस्तों लूफी यहाँ पे अपने गियर 5 सन गॉड नीका फॉर्म में आ जाता है और इसके पहले कि भाई यहाँ पे रॉब लूची अपने पल के झपका पाता, लूफी उसको एक जोरदार मुक्का मार के काफी दूर जाके गिरा देता है। लेकिन फिर यहाँ पे रॉब लूची भी अपने अवेकन डेविल फ्रूट की पावर्स को रिलीज कर देता है जिससे उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ये दोनों का रीमैच सीरियस नोट में स्टार्ट हो जाता है। लूफी और लूची की फाइट को वेगापंक काफी क्लोजली मॉनिटर रूम से देख रहा था और वो लूफी के गियर 5 फॉर्म से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और फिर इसके बारे में वो जब लूफी के दोस्तों से पूछता है तो नाम ही उसको बताती है कि शायद से ये गम फ्रूट का ही कोई फॉर्म होगा। लेकिन फिर वेगापंक बताता है कि ओल्ड डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया में गम फ्रूट नाम का तो कोई डेविल फ्रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है और जहां तक उसको लगता है लूफी का गियर 5 फॉर्म लेजेंडरी सन गॉड नीका के फॉर्म से काफी ज्यादा सिमिलर है, जिसके बारे में उसने एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा हुआ था और गवर्नमेंट ने उसका नाम इस दुनिया की सारी हिस्ट्री से डिलीट करवा दिया था। और फिर यहाँ पे वेगापंक हमारे सभी स्ट्रॉ हेड्स को अपनी एक शॉकिंग थ्योरी के बारे में बताता है। वो बताता है कि डेविल फ्रूट दरअसल इंसानों के ही मैनिफेस्टेशन का नतीजा है जो कि उनके डिफरेंट पाथ ऑफ एवोल्यूशन के डिजायर से उत्पन्न हुई है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो भाई वेगापंक के मुताबिक डेविल फ्रूट असल में इंसानों के ही इच्छाओं का नतीजा है जो कि रियलिटी बन चुकी है। हर एक फ्रूट एक ऐसी पावर का नतीजा है जो किसी ने कभी ना कभी सोची थी, लेकिन ये पावर नेचर के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मदर ऑफ ऑल थिंग यानी कि सी डेविल फ्रूट यूजर्स को हमेशा रिजेक्ट करता है। इसलिए समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आके सभी डेविल फ्रूट यूजर हमेशा कमजोर पड़ जाते हैं। तभी सेंतामारू भी यहाँ पे सेराफिम्स के साथ बैटल में आ जाता है और उसको पहले लगता है कि CP0 उसके एलाइज है, लेकिन वेगापंक उसको बताता है कि CP0 के एजेंट दरअसल उसको यहाँ पे मारने आए
हैं और अपने पास्ट फेवर से सेंतामारू को ब्लैकमेल करके वो उसको अपना साथ देने के लिए बोलता है। इसी बीच CP0 के एजेंट एसबियर सेराफिम को सेंतामारू पे अटैक करने का कमांड देते हैं, लेकिन वो उल्टा CP0 के एजेंट्स पे ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब ये सारे सेराफिम CP0 के ऊपर अटैक इसलिए करने लगे थे क्योंकि भाई सेराफिम को कमांड देने की रैंकिंग में सबसे ऊपर आते हैं 5 एल्डर्स, उसके बाद आता है वेगापंक, उसके बाद आता है सेंतामारू और फिर आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन किसी के पास भी अथॉरिटी चिप होती है। अब जब यहाँ पे सारे सेराफिम बैटल पे उतरते हैं तो फ्रैंकी यहाँ पे एश शार्क की एबिलिटीज को देख के काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे उसके दोस्त सैनी और पिंक की पावर्स को यूज कर पा रहा था। जिसके बाद वेगापंक सभी को अपने आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट के रिसर्च के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो किसी भी जोन टाइप के डेविल फ्रूट को सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर सकता है, बट जो मिथिकल और एंशिएंट टाइप के जोन फ्रूट होते हैं उनको रेप्लिकेट करना काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। यहीं जो लोगिया टाइप के डेविल फ्रूट होते हैं उनको रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। और बात रही पैरामीशिया टाइप के डेविल फ्रूट की, तो उनको वो यूजर के DNA का यूज करके रेप्लिकेट कर सकता है, जैसा कि उसने सभी सेराफिम्स के साथ किया हुआ है, उनकी बॉडी में एक ग्रीन कलर का आर्टिफिशियल ब्लड इन्फ्यूज करके, जिसकी वजह से सभी सेराफिम स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी बन जाते हैं। यहीं पे दोस्तों लूफी, जो कि काफी समय के बाद सेंतामारू से मिला था, वो उससे बातचीत कर रहा होता है, लेकिन दोस्तों इस बातचीत का डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के लूची यहाँ पे सेंतामारू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लूफी यहाँ पे सेंतामारू से सॉरी बोलता है कि भाई उसका मोटिव यहाँ पे उसको डिस्ट्रैक्ट करने का नहीं था। जिसके बाद लूफी यहाँ पे लूची के ऊपर काफी जोरदार अटैक करता है और उस अटैक के बाद लूफी भी यहाँ पे टॉर्नेडो की तरह गोल गोल घूमने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे सेराफिम रहते हैं वो बाकी के CP0 एजेंट्स की आर्मी पे अटैक करके उनको एक एक करके वहाँ पे एलिमिनेट करते रहते हैं। हम देखते हैं कि सेंतामारू वापस से खड़ा हो रहा होता है, लेकिन लूची को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उस पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लूफी यहाँ पे एक जायंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो यहाँ पे लूची को खाने की कोशिश करता है, लेकिन लूची वहाँ पे लूफी से बच जाता है। जिसके बाद लूफी अपने मुंह में वहाँ पे मौजूद सभी पत्थरों को भर के रॉब लूची के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर ये इस फाइट को खत्म करने के लिए वो अपने अटैक गोमू गोमू नो डॉन रॉकेट से लूची पे अटैक करता है। जिसके बाद लूची को ये पता चल जाता है कि भाई लूफी आखिर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके बाद सेंतामारू यहाँ लूफी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज यहाँ पे ग्रैंडपा वेगापंक का ख्याल रखना, और लूफी भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो वेगापंक को इस आइलैंड से सुरक्षित निकाल के ले जाएगा। जिसके बाद लूफी यहाँ पे वैक्यूम रॉकेट पे अपने दोस्तों के पास चला जाता है और जब वो अपने गियर 5 फॉर्म को खत्म करता है तो वो एक बूढ़े इंसान के फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे बोनी होती है, वो भी वापस से होश में आ जाती है और जब हमारे साथी लेवो फेस में पहुंचते हैं तो बोनी वहाँ पे सबसे पहले वेगापंक को ढूंढने के लिए निकल जाती है ताकि वो उससे अपने फादर यानी कि कुमा को वापस से पहले जैसा नॉर्मल बना सके। इसी बीच एगहेड के फेवियो फेस में सेंतामारू फाइनली बेहोश हो जाता है और यहाँ पे सभी सेराफिम का कंट्रोल वापस से CP0 के पास आ जाता है। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पे CP0 के पास एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो लेवो फेस के डिफेंस सिस्टम को बिना इजाजत के पार नहीं कर सकते थे। इसलिए लूची यहाँ पे ये फैसला करता है कि वो पूरे एगहेड आइलैंड को ही सील कर देगा, जिससे कोई भी यहाँ से बाहर ना निकल सके। वेगापंक यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स के साथ तैयार हो जाता है एगहेड को एस्केप करने के लिए, बट क्योंकि पूरे आइलैंड को यहाँ पे CP0 के एजेंट ने घेर के रख लिया था तो लिलिथ यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करके आइलैंड से बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन शाका उसको इस चीज के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ पे पाइथागोरस सभी को बोलता है कि इस आइलैंड में दरअसल उनका एक और एलाई मौजूद है जिससे वो मदद मांग सकते हैं, लेकिन एडिसन उनको बताता है कि अगर उन्होंने इस एलाई की मदद ली तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन बिना कुछ सोचे वेगापंक यहाँ पे उस एलाई को फोन कर देता है और वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। अब भाई ये एलाई कौन है और वो इन लोगों की मदद कैसे करेगी ये तो हम आगे देखेंगे। हम ये देखते हैं कि भाई कुमा जो कि कामावागा किंगडम से भाग गया था वो सीधा जाके रेड लाइन में टकरा जाता है और उस पे वहाँ पे सभी नेवी के ऑफिसर्स अटैक करने लगते हैं, लेकिन उन अटैक के बावजूद वो रेड लाइन के ऊपर चढ़ाई करके मैरिजुआ की तरफ जाने की कोशिश करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि दोस्तों नेवी के एक काफी विशाल फ्लीट को लेके एडमिरल किजारू इस वक्त एगहेड आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है, उसको बस्टर कॉल के जरिए पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी वहाँ पे
फ्रंटियर डोम की सिक्योरिटी अचानक से ऑफ हो जाती है, जिसके बाद ये तीनों CP0 के एजेंट स्काई वॉक का यूज करके लेवो फेस के अंदर एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे उनकी नजर स्ट्रॉ हेड्स की शिप 1000 सनी में जाती है, तो लूची यहाँ पे काकू को हमारी शिप को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है। दोस्तों रॉब लूची के कहने पे काकू यहाँ पे 1000 सनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पे हमला करता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि शिप में इस वक्त उसका बाप बैठा है। तो भाई जोरो उसके हमले को वहाँ पे रोक लेता है और फिर यहाँ पे जोरो वर्सेस काकू की फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ लूफी, चॉपर और जिनबे अपने क्रू के साथ रीयूनाइट होते हैं और यहाँ पे जब लूफी को ये पता चलता है कि ये सभी लोग अभी के अभी एग हेड आइलैंड से निकल रहे हैं, तो वो ये सुन के काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो ये भी रियलाइज करता है कि बोनी इस वक्त उन लोगों के पीछे नहीं आ रही है, क्योंकि भाई बोनी तो वेगापंक के पीछे पड़ी हुई थी और वो उसको जबरदस्ती पकड़ के अपने पिता को वापस से पहले जैसा नॉर्मल करने के लिए बोलती है। लेकिन वेगापंक उसको बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और ऐसा ना करने की उसके पास एक बहुत अच्छी वजह है। खैर वेगापंक बोनी से एक सीक्रेट जगह जाके छिप जाता है, लेकिन फिर बोनी वापस से अपने ओरिजिनल किड फॉर्म में आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसको चुप कराने के लिए वेगापंक जब बाहर आता है तो बोनी वापस से डिस्टॉर्शन फ्यूचर का यूज करके एक मस्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वेगापंक को पकड़ के उसको एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट कर देती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके पिता की मेमोरी को डिलीट क्यों किया, जिसपे वेगापंक बताता है कि उसने कुमा से ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी ये सब चीजें बोनी को नहीं बताएगा और अगर उसने ये बता भी दी तो भी बोनी को ही ये सुन के काफी ज्यादा दुख और दर्द होगा। उसने जो कुछ भी किया वो कुमा के ही कहने पे किया था, जिसपे बोनी यकीन नहीं करती और वो उसको झूठा कहती है। लेकिन वेगापंक बताता है कि कुमा उसका एक सच्चा दोस्त था और जो कुछ भी उसने उसके साथ किया उसको वो खुद भी भूलना चाहता है। तभी वहाँ पे अचानक से एक रूम में से बीप बीप की आवाज आती है, जिसको चेक करने के लिए बोनी उस रूम की तरफ बढ़ने लगती है और यहाँ पे बोनी को वेगापंक रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बोनी उस रूम के लॉक को अपनी डेविल फ्रूट की पावर से तोड़ के उस रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसको एक विशाल पॉ शेप का बबल दिखाई देता है, जिसको वो अपने फादर की पावर समझ के पहचान लेती है। अब इसको देख के वेगापंक को भी याद आता है कि उसने कैसे कुमा के साथ मिलके उसकी पावर को स्टडी करते समय ये पता लगाया था कि उसकी पावर सिर्फ लोगों के पेन को ही नहीं बल्कि मेमोरीज को भी ट्रांसफर कर सकती है और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने कुमा से काफी रिक्वेस्ट की, लेकिन कुमा ने उस वक्त उसको ऐसा करने से मना कर दिया था। अब यहाँ पे वेगापंक कंटिन्यू बोनी को मना करता है कि बोनी कुछ भी हो जाए उस बबल को टच मत करना, लेकिन बोनी अपने पिता की पावर्स को अच्छे से जानती थी और उसको ये पता था कि इस बबल के अंदर कहीं ना कहीं उसके फादर की ही मेमोरी मौजूद है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए बोनी उस बबल को टच कर लेती है, जिसके बाद उसको उसके फादर की काफी पुरानी मेमोरी दिखाई देती है, जिसमें कुमक जो कि एक बच्चा था उसको काफी सारे लोग मार रहे थे, जिसमें से सेलेस्टियल ड्रैगन भी मौजूद थे। अब कुमा की ये मेमोरी इतनी ज्यादा दुख दर्द से भरी थी कि इससे ओवरवेल्म होके बोनी उस बबल के बाहर आ जाती है, लेकिन बोनी इस चीज का फैसला करती है कि अपने पिता की सारी बातों को पता लगाने के लिए वो इस बबल के अंदर दोबारा से जाएगी। भाई लैब के बाहर देखे तो यहाँ पे जोरो और काकू एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पे भाई लैब के अंदर हमारे साथी ये देख रहे होते हैं कि जोरो और ब्रूक मिलके यहाँ पे 2 वर्सेस 3 की फाइट में थोड़ा बहुत मुकाबला तो कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर उनको पता चलता है कि सभी सेराफिम यहाँ पे CP0 के पीछे पीछे आ चुके हैं और अब ये मुकाबला 2 वर्सेस 3 नहीं बल्कि 2 वर्सेस 7 बन चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे शाका ये प्लान बनाता है कि क्योंकि उनकी रैंकिंग यहाँ पे CP0 से ऊपर आती है सेराफिम को कमांड देने के लिए, तो लिलिथ और एडिसन जाके सेराफिम को CP0 के खिलाफ लड़ने की कमांड दे देंगे और उनके पीछे पीछे फ्रैंकी और सांजी भी जोरो और ब्रूक का साथ देने के लिए निकल जाते हैं। वहीं काकू अपने डेविल फ्रूट की अवेकेंस पावर से जोरो का मुकाबला कर रहा होता है और दूसरी तरफ सेराफिम लैब के ऊपर कंटिन्यू अटैक कर रहे होते हैं। अब जब सेराफिम लैब पे अटैक कर रहे थे तो उससे काकू यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच स्टसी अपने असली रूप में आ जाती है और काकू के गले में डस के उसको वहीं पे बेहोश कर देती है। और ये सब देख के रॉब लूची यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा
स्टसी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन स्टसी उस अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेती है और अपनी लिपस्टिक में मौजूद सी प्रिज्म स्टोन से लूची को भी कमजोर करके उसको भी डस के बेहोश कर देती है। अब ये जो स्टूसी होती है ये वही मिस्टीरियस इंसान थी जिसको वेगापंक ने हेल्प के लिए कांटेक्ट किया था और ये दरअसल मैड साइंटिस्ट और रॉक्स पायरेट्स की फॉर्मर मेंबर्स बकिंगम स्टूसी का क्लोन है। तो भाई यहाँ पे स्टूसी शाका को कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसने यहाँ पे काकू और लूची को संभाल लिया है, बट क्योंकि उसका और लूची का लेवल एक ही है तो वो यहाँ पे सेराफिम को दी हुई कमांड को ओवरराइट नहीं कर सकती। दोस्तों कुछ ही देर में यहाँ पे लिलिथ और एडिसन सभी सेराफिम को रोकने के लिए कमांड देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इसके पहले कि लिलिथ की कमांड कोई सुन पाता, एस हॉक उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उस अटैक को जोरो आके एंड मौके पे रोक लेता है और इस अटैक को देख के लिलिथ तो भाई काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी आवाज ही नहीं निकलती। तो फिर एडिसन सभी सेराफिम को रोकने की कमांड देता है, लेकिन उस कमांड को सुनने से पहले ही एश शार्क ने अपने हाथों से लेजर बीम को छोड़ दिया था, जिससे एडिसन को सांजी एंड मौके में जाके बचा लेता है और इसी के साथ हमारी लैब के ऊपर अटैक यहाँ पे बंद हो जाते हैं और काकू और लूची के ऊपर सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियां लगा के स्टसी उनको अपना बंदी बना लेती है, जिसके बाद शाका स्टसी को भी स्ट्रॉ हेड्स की शिप में इनवाइट करके एग हेड से निकलने के लिए बोलता है। वहीं समुद्र के दूसरे कोने में हम किड पायरेट्स को देखते हैं जो कि वानो से निकलने के बाद अब एलवाफ पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पायरेट ग्रुप से बदला लेने के लिए आए हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मरीन्स के G14 बेस में हम डॉल को वाइस एडमिरल गार्प से बहस करते हुए देखते हैं, जो कि इस वक्त गार्प को हाचिनोसो आइलैंड जाने से मना कर रही होती है क्योंकि गार्प को एम्परर ब्लैक बियर्ड से लड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी और भाई इस वक्त सारी की सारी शिप एग हेड आइलैंड की तरफ निकल चुकी हैं तो उसको कोई बैकअप भी नहीं मिलेगा। लेकिन भाई हमारे दद्दू को किसी की परमिशन और बैकअप की जरूरत नहीं है, तो वो सीधा हेलमेको को अपने साथ लेके कोबी को बचाने के लिए हाचिनोसो आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों व्हाइट बियर्ड के होम टाउन स्प्रिंग्स में चलें तो यहाँ पे वहाँ के लोग मार्को को बताते हैं कि जब वो यहाँ पे नहीं था तो नेवी के कुछ लोग आके उन पे अटैक कर रहे थे और वो उनसे व्हाइट बियर्ड के खजाने के बारे में पूछते हैं और वो उनको धमकी भी दिए थे कि अगर यहाँ के लोगों ने व्हाइट बियर्ड के खजाने के बारे में उनको नहीं बताया तो वो एक एक करके सभी को मार देंगे। लेकिन तभी वहाँ पे एडवर्ड वीवल जो कि व्हाइट बियर्ड का वॉनवी सन है अपने पिता की विलेज को बचाने के लिए वहाँ पे आता है और सभी नेवी ऑफिसर्स को वहाँ से भगा देता है। लेकिन उसके बाद उसकी माँ वहाँ पे आती है और वो मार्को को पूरी बात बताती है कि उस इंसिडेंट के बाद नेवी ने एडमिरल रिकुगु को भेजा जिसने उसके बेटे को पकड़ के अपने साथ ले गया और हमको ये पता चलता है कि ये लेडी जिसका नाम बकिंगम है, इनका पूरा नाम बकिंगम स्टसी है, जो कि फॉर्मर रॉक पायरेट्स का हिस्सा और मैड साइंटिस्ट का हिस्सा भी रह चुकी हैं और वो जो स्टसी थी ना वो इनका ही क्लोन थी। खैर भाई मिस बकिंगम स्टसी यहाँ पे मार्को से बोलती हैं कि प्लीज जाके मेरे बेटे को नेवी के हाथों से बचा लो, लेकिन मार्को इस बात पे यकीन करता ही नहीं है कि वीवल सच में व्हाइट बियर्ड का बेटा है। लेकिन स्टसी बताती है कि वेगापंक है जो कि इस बात को सच साबित कर सकता है कि वीवल सच में व्हाइट बियर्ड का बेटा है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि नेवी की शिप यहाँ पे एग हेड आइलैंड के काफी नजदीक पहुंच चुकी है और इस शिप में एडमिरल केजारू के साथ साथ वन ऑफ दी 5 एल्डर यानी कि गोरोसाई के सदस्य सैटन भी मौजूद हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तुम लोगों का इस वीडियो में से फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे भाई अब हम लोग एग हेड आर्क के सिर्फ जबरदस्त एक्शंस को ही देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।